नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय है 6 और आज उसका लेक्चर नंबर 2। अपन ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था जिसमें अपन ने बात करी थी खुली अर्थव्यवस्था की, ओपन इकोनॉमी की अपन लोगों ने चर्चा करी थी। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे बच्चों वो बात करेंगे अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग चालू खाता चर्चा करेंगे, करंट अकाउंट की बात करेंगे। तो अदायगी संतुलन में भी आज हमारा करंट अकाउंट रहेगा, चालू खाता रहेगा। और आपके सबसे बेहतर नंबर आए, आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए, आपका जो नाम है ना वो हर खाते में छप जाए, इसलिए लर्निंग आर्ट्स लेकर के आया है कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज। इन कोर्सेज में आपको मिलेगा बेटा 24x7 हैंड डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेंगे, जहां पर आप पढ़ोगे तो आपको डाउट आएगा और डाउट आएगा तो सोल्व हम करेंगे। और इसके अलावा आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे हर क्लास के वीडियो पीडीएफ, चाहे वो वन शॉट हो चाहे कुछ भी हो, जिससे आपको बार बार में रोक कर करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपकी अपनी एप्लीकेशन पे, और इसके अलावा आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर्स की पूरी तैयारी, जिससे आपकी तैयारी होगी 100 मार्क्स की, 0% डाउट, 100 मार्क्स की तैयारी। अब कोई भी विद्यार्थी कोर्स खरीदना चाहता है तो उसके लिए इन 2 नंबरों पे कॉल करे और टीम को बोले कि सर मैम मेरा ये वाला कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। जो भी विषय आपके पास है, राजनीति विज्ञान है तो इसका भी ले लो, भूगोल है तो इसका भी ले लो, जो जो विषय आप लोगों के पास है उनके कोर्सेज खरीद लो, कोई भी बच्चा देरी ना करे। और ये जो आपका एप्लीकेशन है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज इसी पर ही है भैया। इसको डाउनलोड नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए अब आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मैं आज का डेटा आप लोगों के दिमाग में डाउनलोड करवाता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अदायगी संतुलन, या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में अपन लिखते हैं BOP। कौन सा पेमेंट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या शॉर्ट में हम लोग कहें BOP, अदायगी संतुलन है। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोग इस चीज को समझ करके आए हैं कि भैया हम लोग क्या है कि बाहर के देशों के साथ अब अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हम बाहर के देशों के साथ वस्तुओं को बेचना और खरीदना चाहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम बाहर के देशों के साथ क्या करेंगे? वस्तुओं को खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। तो ये जो बैलेंस पेमेंट या जो अदायगी संतुलन है ना, वो यही दर्शाता है, ये क्या दर्शा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार। हम वस्तुओं को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस देश के लोग यहां सेवा दे रहे हैं, हमारे देश के लोग वहां सेवाएं दे रहे हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं में जो व्यापार है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कुछ कमाते हैं या कुछ खर्च करते हैं तो हम उसका एक अकाउंट तो जरूर बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी क्या हो रहा है कि जब हमारे देश से कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, तो इसका भी पूरा एक अकाउंट बनेगा। तो इसलिए यहां पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या अदायगी संतुलन है, ये ऐसे ही अकाउंटों को दर्शाता है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इस अदायगी संतुलन में हम लोग 2 खाते या 2 अकाउंट बनाएंगे। एक होगा चालू खाता, करंट अकाउंट, ये चालू वो वाला चालू नहीं है, चालू मतलब करंट अकाउंट है। और एक होगा पूंजी खाता, जो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो आज हमारा मेन फोकस चालू खाता पर है, फिर आगे हम कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते की भी चर्चा करेंगे। अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या जिसको हम अदायगी संतुलन कह रहे हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार कर रहा है कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, इस प्रकार से। अब ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीजें होगी बेटा, 2 बात मुख्य है। एक हो रहा है बेटा आयात, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, और दूसरा होगा निर्यात। एक हो रहा है आयात और एक हो रहा है निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। आयात का मतलब है हमारे देश में आया, मतलब बाहर से हमने सामान मंगवाया। निर्यात का मतलब है हमारे देश से बाहर सामान गया। अब जब आयात और निर्यात हुआ है तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा अदायगी संतुलन है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। देखो 3 चीजें हो सकती है बेटा, या तो हम आयात ज्यादा करें, निर्यात कम करें,
या हम निर्यात ज्यादा करें आयात कम करें, या हमारा ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, ना तो हमने आयात जितना करा 100 रुपए का आयात उतना ही निर्यात कर लिया, मामला बराबर खेल खत्म। तो 3 कंडीशन हो सकती है। तो ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अदायगी संतुलन है, इसकी भी 3 स्थितियां हो सकती है। या तो ये आधिक्य हो सकता है, आधिक्य का मतलब क्या होता है, सरप्लस में हो सकता है बेटा। सरप्लस का मतलब तो है भैया अपन को फायदा देने वाली चीज है, और फायदा कब मिलेगा, जब हमारा निर्यात ज्यादा होगा। निर्यात हमेशा आयात से जब ज्यादा होगा तभी हम लोगों को क्या होगा, सरप्लस होगा। तो बीओपी अदायगी संतुलन आधिक्य का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहां पर फॉर्मूला बन जाता है निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओ सॉरी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है इंपोर्ट, ये आयात लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में। डन। तो जैसे 100 रुपए का हम लोगों ने सामान बेचा तो 100 रुपए हमारे पास आए, और हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने 60 रुपए का ही खरीदा, इसका मतलब 40 रुपए सरप्लस में रहे, फायदे में रहे, हमारे लिए अच्छा काम रहा है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भैया संतुलन में आ जाए, संतुलन में आ जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में आ जाए। तो संतुलन का अर्थ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, निर्यात बराबर आयात, निर्यात बराबर आयात। 100 रुपए का ही आपने खरीदा और 100 रुपए का ही आपने बाहर बेच दिया, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ना आप फायदे में रहे और ना ही आप नुकसान में रहे। तीसरी जो कंडीशन आती है जिससे कि हर देश बचने का प्रयास करता है, और वो तीसरी कंडीशन है घाटे वाली बेटा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेफिशिएट। ठीक है, अब आप सरकारी बजट पढ़ चुके हो तो मेरे प्यारे बच्चों को डेफिशिएट का मतलब, घाटे का मतलब पता होगा, ठीक है ना। तो अब घाटे की कंडीशन क्या होगी, जब हमारा आयात ज्यादा हो बेटा, आयात हमारा निर्यात की तुलना में जब ज्यादा होता है तब हमें घाटा होता है। और इसका जो सूत्र बनता है, फॉर्मूला बन जाता है, वो ये बन जाता है कि आयात इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, आयात माइनस निर्यात हो जाता है बेटा। ठीक है, जो हमारे पास आया है उसकी तुलना में हमने निर्यात कम करा है। 100 रुपए का माल मंगवाया है और 80 रुपए का बेचा है, 20 रुपए का नुकसान हुआ है बेटा। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सीधी सी बात मैं कह सकता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा, हमने कितना बेचा कितना खरीदा हमारे देश ने, इसका पूरा हिसाब किताब जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट या अदायगी संतुलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात की चर्चा होती है, और इससे 3 स्थिति, 3 कंडीशन ही निकल करके आ सकती है। या तो हमें सरप्लस होगा, मतलब जब हम लोग ज्यादा बेचे कम खरीदे, या हमारा संतुलन में बैलेंस में आ जाएगा, जब हमने जितना बेचा है उतना ही हम लोगों ने बाहर से खरीदा है, और जब हमारा घाटा का मतलब है जब हमने ज्यादा आयात करा है, मंगाया जाता है, और बाहर बेचा कम है। जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों की, तो अमेरिका के साथ जब हम कहते हैं व्यापार के रिश्ते में, तो हम लोग यहाँ पे फायदे में है बेटा। हमने अमेरिका से जो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया, आई लव माई इंडिया, तो हमने, इंडिया ने यहाँ जो सामान बेचा है वो ज़्यादा है, और इंडिया ने यहाँ से जो मंगवाया है वो कम है बेटा। ठीक है, तो यूएसए से हमने आयात कम करा है और हमने निर्यात ज़्यादा करा है, तो यहाँ पर हम इस वाली आधिक्य वाली सरप्लस वाली कंडीशन में है, अगर इसके साथ हम चेक करें तो। और जब हम बात चाइना के साथ करते हैं, इंडिया और चाइना, अब यहां पर क्या है कि इंडिया ने चाइना को कम भेजा है और चाइना ने इंडिया को ज्यादा भेजा है, तो यहां पर हम घाटे की स्थिति में हैं, क्योंकि हम चाइना से खरीद ज्यादा रहे हैं और चाइना को बेच कम रहे हैं। तो ये जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया, सरप्लस की कंडीशन, घाटे की कंडीशन और संतुलन की कंडीशन। संतुलन तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम देशों के बीच में होगा कि हाँ भैया देखो $100 का खरीद लिया तो लो $100 का हम बेच देते हैं, बात खत्म। ऐसा तो नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, चाहे वो माइनर डिफरेंसेस से हो, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता होगा, या तो सरप्लस रहता होगा या डेफिशिएट रहता होगा। तो आज की जो पूरी चर्चा है वो इस अदायगी संतुलन पे चलेगी, और इस अदायगी संतुलन में भी जो एक मेन अकाउंट है, अकाउंट तो दोनों ही मेन है, चाहे करंट हो चाहे कैपिटल हो, उस करंट अकाउंट की चर्चा अपन लोग करेंगे। अदायगी संतुलन, या जिसको बीओपी कहा जाता है, बीओपी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इंग्लिश के टर्म्स को इग्नोर मत करिएगा बेटा,
बिल्कुल भी मत करिएगा। दो चीजों का ध्यान रखिए, एक इंग्लिश के टर्म्स को इग्नोर मत करिए, पहली बात। दूसरी, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, बीओपी लिखा हुआ है, या आप लोगों ने इससे पहले कभी एमयू पढ़ा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा हो, कुछ भी जो शॉर्ट टर्म्स में लिखा हुआ, इनको भी इग्नोर मत करिए बेटा। क्योंकि बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदी मीडियम के छात्र छात्रा हैं, आपका पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज में हमारा पढ़ा हुआ नुकसान नहीं देगा। अगर हो सकता है कल को हिंदी में कोई दूसरा शब्द आ गया, अब आप बड़े कंफ्यूजन में हो गए और आपका इंग्लिश का मेरे मुंह से सुना हुआ था तो क्वेश्चन में देखा, अरे हाँ ये चीज़ तो अपन पढ़ करके आए, ये तो शब्द बदल गया और कुछ नहीं, बाकी मस्त रहो, तो इंग्लिश के वर्ड्स को भी इग्नोर मत करिएगा बेटा। ओके, तो अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा कारण ये भी होता है इंग्लिश के वर्ड्स को याद रखने का कि जनरली क्या होता है, जब हम किसी से चर्चा करते हैं या हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो वो अदायगी संतुलन मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना, इवन हिंदी मीडियम वाले के मुंह से भी नहीं सुना। वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए कुछ जो वर्ड्स हैं वो हम लोग इंग्लिश के ध्यान रखें तो हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए भी बेहतर होगा और अभी हमारे 12th के एग्जाम के लिए भी बेहतर होगा ही। अब आपसे पूछ ले कोई अदायगी संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो देखिएगा, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में, खासकर एक वर्ष में, वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी एक देश के निवासी, तो किसी एक देश के निवासी, तो जैसे अपन भारत, इंडिया, अपन भारत के निवासी हैं और अपन क्या हैं, सबसे पहले और अंत में क्या है, भारतीय हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। किसने कहा था ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो हम भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। तो अब एक देश के निवासी जैसे कि भारत के निवासी, शेष विश्व के बीच में, भारत के निवासी और शेष विश्व के बीच में एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक समय अवधि में, जनरली वो 1 साल का होता है, इस 1 साल के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का और परिसंपत्तियों का जो लेन देन का जो विवरण है ना, विवरण का मतलब क्या होता है भैया, पूरी डिटेल, हमने कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कहां से कितना खरीदा है, कहां कितना जाना है, इसका जो पूरा डिटेल होती है, जो पूरा विवरण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, हमने यूएसए से ये सामान खरीदा, ये हमने बेचा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। हमने चाइना से ये सामान खरीदा, ये बेचा, ये इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अदायगी संतुलन में आ जाएगा। अब डेफिनेशन पे भी बड़ा ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है, वेरी इंपॉर्टेंट, वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी, जिसमें पहली थी निर्गत बाजार बेटा, आउटपुट मार्केट। कौन सा मार्केट है, निर्गत बाजार या आउटपुट मार्केट जिसको कहते हैं। इस निर्गत बाजार में अपन लोगों ने क्या काउंट करा था, वस्तु और सेवाओं का लेन देन की चर्चा करी थी या नहीं करी थी, वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन की चर्चा करी या नहीं करी, तो आप बोलिए बिल्कुल करी गुरुदेव। दूसरा अपन ने पढ़ा था वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट की चर्चा करी या नहीं करी, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारी चर्चा थी वो किस चीज की थी, पूंजी की थी बेटा, पूंजी की कह सकते हैं या परिसंपत्तियों की कह सकते हैं। तो यहां पर अभी, और फिर तीसरा था श्रम बाजार, जो हम अपन काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर वस्तु और सेवाओं और परिसंपत्तियों का लेन देन, मतलब निर्गत बाजार और वित्तीय बाजार पे ही फोकस है, आउटपुट मार्केट पर और फाइनेंशियल मार्केट पर ही फोकस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली 1 वर्ष के भीतर में हमारे देश के लोगों का शेष विश्व के साथ, मतलब पूरी दुनिया में हम कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे वो वस्तु, सेवा, परिसंपत्ति हो, उसका लेन देन का विवरण जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट या अदायगी संतुलन कहलाता है बच्चों। अदायगी संतुलन के 2 मुख्य खाते होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 मुख्य खाते या 2 मेन अकाउंट बनाए जाते हैं बेटा। 2 कौन से मेन अकाउंट बनाए जाएंगे, एक अकाउंट होगा करंट अकाउंट, जिसको हम हिंदी में चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट, और दूसरा होगा पूंजी खाता या जिसको हम इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ओके, बैंकों में जब जनरली अपन खाता खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। ओके, पर यहां पे जो खाता खुल रहा है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। चालू खाता और पूंजी खाता है जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या अदायगी संतुलन की चर्चा कर रहे हैं। तब हम लोग बात करते हैं चालू खाते पे या करंट अकाउंट पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, करंट अकाउंट पे।
अब भी आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि एक बार जब आप करंट अकाउंट को समझ जाएंगे तो आप कैपिटल अकाउंट में और इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो इसलिए अब भी पूरा फोकस सिर्फ करंट अकाउंट पे लगाइएगा कि एक्चुअली करंट अकाउंट होता क्या है, इसमें किन किन चीजों को रखा गया है और किन किन चीजों को नहीं रखा गया है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल अकाउंट को भी कवर कर लेंगे। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। तो देखिए, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा गया है? वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में। जब हम वस्तु और सेवा का व्यापार कर रहे हैं तो इसमें जो अदायगी करी गई है, इसमें जो आपने पेमेंट, अदायगी का मतलब क्या होता है? अदा करा है, आप लोग देना, बेटा पे करा है, पेमेंट करा है ना। तो आप वस्तु और सेवाओं के व्यापार में जो अदायगी कर रहे हैं, मतलब यहां पे लेना भी आएगा। अगर आपने कोई चीज बेची तो आप पेमेंट लोगे, और जो चीज खरीद रहे हो वो आ जाएगी, उसका आप अदा करोगे, पेमेंट करोगे। तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में, तो यहां पे ध्यान देना है, वस्तु और सेवाओं के व्यापार को चालू खाता में काउंट करा गया है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात तथा आयातों को शामिल हो जाएगा। देखो, अब चालू खाता में आप थोड़ा सा, एक मैं आपको फ्लो चार्ट है वो बनवाते हुए चलता हूं। जैसे हम ने लिखी ऊपर हेडिंग करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। ये बिजली वाला करंट नहीं है, ठीक है, बिजली वाला करंट नहीं है, करंट अकाउंट। अब इस करंट अकाउंट में अगर सबसे पहला अपन यहां पे भाग विभाजित करते हैं तो अपन कहते हैं कि वस्तुओं में व्यापार, ठीक है, किसमें? वस्तुओं में व्यापार कह रहे हैं बेटा, वस्तुओं में व्यापार। और इस वस्तुओं में व्यापार में क्या हो सकता है? या तो मैं आयात कर सकता हूं, या अपन लोग निर्यात कर सकते हैं, या तो इंपोर्ट कर लेंगे या अपन लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट में वस्तुओं का व्यापार आएगा, तो वस्तुओं के व्यापार में आयात और निर्यात आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे जब अपन लोग बढ़ते हैं तो सेवाओं में व्यापार आ जाएगा बेटा, सेवाओं में व्यापार। सेवाओं में व्यापार में क्या आ जाता है? सेवाओं के व्यापार में यहां पर दो प्रकार का आ जाएगा। एक आती है बेटा फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम को उपदान कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन फैक्टर इनकम बेटा। फैक्टर इनकम में क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या है? पहले तो ये अभी आपको आगे मैं क्लियर करूंगा। आपने पढ़ा ना, उत्पादन के कुछ कारक होते हैं नहीं होते? भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, मानव पूंजी होता है, ये उत्पादन के कुछ कारक होते हैं। अब भूमि के बदले किराया, श्रम के बदले उसकी वेतन मजदूरी, और पूंजी के बदले ब्याज, ये होगा। तो ये सारे के सारे भूमि, श्रम, पूंजी, ये तो क्या है? फैक्टर हैं जिससे कि उत्पादन हो पा रहा है, और उसकी फैक्टर आय, फैक्टर इनकम, इन फैक्टर जो लगे हुए हैं उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो आपको किराया मिल रहा है, आपको वेतन मिल रहा है और आपको ब्याज मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम में फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसको नेट फैक्टर इनकम लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? नेट फैक्टर इनकम। इस नेट फैक्टर इनकम में क्या हो जाता है? नेट फैक्टर इनकम में देखो, अब आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, भारतीय ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। अब जब वो विदेशों में काम कर रहे हैं तो भैया वो पैसा तो हमारा ही है, तो वो यहाँ भेजेंगे अपने परिवार के पास, घर वालों के पास भेजेंगे, तो वो पैसा यहाँ है। और अब इतने ऐसे काफी लोग हैं जो बाहर के, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा, और फिर उसमें से हमारे देश में से कितने लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम आ जाएगी। नॉन फैक्टर में आ जाता है जनरली, जैसे आप लोग बात करेंगे इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो गई और हो गई, ये नॉन फैक्टर इनकम में आ जाएगा। तो वस्तुओं के व्यापार में क्या आ रहा है? वस्तुओं का निर्यात और आयात आ रहा है, जैसे अब भी यहां पर इस वाले पे फोकस करा गया है। ये रहा, ये लास्ट में पूरा चार्ट में बनवा दूंगा आपको एक बार में। तो वस्तुओं में व्यापार, आयात और निर्यात आपका आया है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेवाओं का व्यापार, तो आ जाओ लास्ट वाला, ये दिखाया ना सेवाओं में व्यापार, तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम उपदान आय बेटा। कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम है, उपदान आय इसको बोला जाता है। दूसरी तथा गैर उपदान आय को, लेन देन को शामिल किया गया है। नॉन फैक्टर इनकम आएगा, नेट नहीं है। नॉन फैक्टर इनकम, जब गैर उपदान की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे नॉन फैक्टर इनकम बेटा। उपदान आय का मतलब है
फैक्टर इनकम, और गैर उपदान आय का मतलब है नॉन फैक्टर इनकम। तो सेवाओं का जो व्यापार है उसमें हमने क्या मिला लिया है, उपदान आय और गैर उपदान आय मिला रहे हैं। हमारे लोग वहां जाकर के काम कर रहे हैं, मतलब वो सेवाएं तो दे रहे हैं, वहां कुछ भी जो काम कर रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं, जो वस्तु बनी है उसका तो व्यापार हो ही रहा है, वो तो एक अलग बात आ गई। पर वो लोग जाकर के वहां काम कर रहे हैं तो वो तो है, और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलेगा, तो वो उपदान आय में आ जाएगा। अंतरण भुगतान, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस चीज को समझिएगा। अंतरण भुगतान को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। कौन सा पेमेंट कह रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा ये ट्रांसफर पेमेंट। एक चीज आपको और बता दूं, जो चैप्टर 2 राष्ट्रीय आय आपका भी बाकी चल रहा है, अभी मैंने नहीं पढ़ाया नेशनल इनकम, उसमें आपको ये नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, ये ट्रांसफर पेमेंट, नेट ट्रांसफर पेमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जब आप वहां पे बार बार में इन शब्दों को सुनोगे और बार बार में इनके आधार पर न्यूमेरिकल करोगे तो बार बार से तो सब कुछ हो जाता है, बार बार इतना बार आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। तो ट्रांसफर पेमेंट अब भी ध्यान रखिए, जो फिर इसके बाद कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 को ही कतार पे लगाए और उसको भी खत्म करके मैक्रो इकोनॉमिक्स का द एंड कर दे अपन लोग, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का खत्म होने से एक फायदा यह होगा, जो हमारे सीबीएसई के बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में हैं, सीबीएसई बोर्ड वालों के थोड़ी सी समस्या ये आती है कि जब कक्षा 12 में वो आए और उन्होंने देखा कि हमारे जो बोर्ड में या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके तो व्यष्टि और समष्टि चल रही है, और हमारे समष्टि और कक्षा 11 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास है वो वाली किताब चल रही है। तो अब ऐसे बच्चों को घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के जो 8 अध्याय हैं 2023-24 की एनसीईआरटी के अनुसार वो पूरे करा दिए गए हैं। पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल, चैप्टर 1 to लेकर के लास्ट तक उनको देखिए, पढ़िए। और जब समष्टि में अपन ने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, ये चल ही रहा है, इसके बाद एक राष्ट्रीय आय बचेगा, तो वो भी हो जाएगा, तो वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल फ्री होकर करके अपनी इको की पूरी तैयारी उनकी हो जाएगी। तो उनकी इको की तैयारी में कोई विराम नहीं आएगा। और जो बाकी मेरे सभी बोर्ड के नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, राजस्थान के, बिहार के, यूपी के, जिन भी बोर्ड्स के, बाकी बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, उन सभी बोर्ड वालों के फिर बस वीएसटी के 2 अध्याय 4 और 5 बाकी रहेंगे। तो कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आप मस्त रहिए। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता समझिए, ऐसी प्रभुतियां है, प्रतिभूतियां होनी चाहिए था शायद ये, जो किसी देश के निकासियों को निःशुल्क प्रभाव होती है और बदले में कोई वस्तुएं अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती। इनमें उपहार, प्रेषित जन और अनुदान शामिल है। अब समझिए इस बात को क्या कहना चाहता है। ट्रांसफर पेमेंट या टीपी क्या होता है वो समझो। देखिए, मुझे आज एक बात बताइए, आप जनरली पेमेंट भुगतान किसको करोगे? जो आपको कोई वस्तु या सेवा देगा उसी को ही करोगे ना भैया, उसी को ही करोगे ना कि हाँ भैया आपने मुझे वस्तु, आज मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, मैं कपड़े की दुकान पे, उसने मुझे कपड़े दिए तब मैंने उसको पेमेंट दिया। मैं गाड़ी की दुकान पे गया, उसने मुझे गाड़ी बेची तब मैंने उसको पेमेंट करा। तो हम पेमेंट कब कर रहे हैं? जब हमारे पास कोई वस्तु या कोई सेवा हमारे पास आ रही है तब अपन लोग भुगतान कर रहे हैं, नहीं तो अपन क्यों भुगतान करेंगे? पागल थोड़ी है। पर ट्रांसफर पेमेंट या अंतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जो बिना कोई वस्तु या सेवा मुहैया कराए बिना आपको मिलता है। अब आप सोचोगे ऐसा कहां पर होता है कि हम कोई सामान दे भी ना, हम कोई काम करे भी ना, फिर भी हमें पेमेंट मिल जाए? तो ऐसा होता है प्रेम में बच्चों, जब आपको कोई उपहार मिले, कोई गिफ्ट मिले। हाँ, अब जो गिफ्ट मिला है तो ऐसा थोड़ी गिफ्ट के बदले आप पेमेंट करोगे, या ये भी थोड़ी कि गिफ्ट के बदले गिफ्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा प्रेषित जन और अनुदान शामिल है, और कोई आपको डोनेशन दे, ठीक है, कि हाँ साहब ये दान है, ये दान रखिए, आप मस्त रहिए। तो अब इनमें क्या होता है, इनमें हमें वापस नहीं लौटाना पड़ता, हमें वहां पर कोई गुड या सर्विस देना नहीं पड़ रहा है, वो तो हमें मिल गया है, बस हमें रखना है, इसके बदले में वापस नहीं। मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूं ये 1 वे है बेटा, एक तरफ का है, ये 2 वे नहीं है। गुड्स और सर्विसेज जब हम लोग दे रहे हैं और तब वो पेमेंट कर रहा है, ये तो 2 रास्ते हो गए ना। एक तरफ से गुड सर्विसेज आए, हमने पेमेंट करा, या हमने गुड सर्विसेज बेचे तो उधर से हमारे पास पेमेंट आया, तो 2 रास्ते हो गए। पर यहां पर तो क्या हुआ कि अपने पास गिफ्ट आया, अब इधर से कुछ ही नहीं जा रहा है, खाली रास्ता है और हमारी तरफ से गिफ्ट गया तो उधर से कुछ ही नहीं आया, तो ये इधर से खाली रास्ता हो गया। या कोई हमें दान दे रहा है तो जरूरी थोड़ी हम उसको दान देंगे। हम इतनी अच्छी स्थिति में होते हैं तो फिर हमें कोई दान ही क्यों देता है
ठीक है ना। तो यहाँ पे उपहार, प्रेषित जन और अनुदान ये सब क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाते हैं। अब जनरली क्या है, कभी कभार सरकारें किसी संस्थाओं को दे रही है दान, ये हो जाता है। कभी कभार किसी कोई बाहर की सरकारें हैं वो हमारे देश की सरकार को, या हमारे देश की सरकार किसी को दे रही है, वो आ जाता है गिफ्ट में, डोनेशंस में। इनमें जो पैसा आता है वो ट्रांसफर पेमेंट में काउंट होता है। ये सरकार अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। तो या तो सरकार दे सकती है या विदेशों में रहने वाले कोई निजी व्यक्ति है उनके द्वारा दिया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ, जैसे काफी बार है ना अपने भारत के आसपास के इलाकों में सुनामी आई, कहीं पे भूकंप आए, तो भारत सरकार बहुत सी बार क्या कर देती है, अनुदान दे देती है कि हाँ चलो भाई ठीक है ये पैसा रखो, ये एज अ डोनेशन है, हम आपसे मांग नहीं रहे कि आप वापस देना। एक तो होता है लोन दे रहे हो आप, पर हम रखो आप मस्त रहो, कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं है, आप तो देश का डेवलपमेंट करो, विकास करो। तो सरकार और विदेशों में रहने वाले कोई निजी लोग हैं वो भी दे सकते हैं, यहाँ चलो भाई उस देश की स्थिति ऐसी है तो वहां थोड़ा सा पेमेंट अपनी तरफ से ट्रांसफर कर देते हैं। विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा ये विदेश की आय है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप आय और उसमें रोजगार वाले में पढ़ ही चुके हो कि एक पर्सन का जो खर्चा है, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। अगर एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगी, इनकम होगी, आय होगी। तो इसी प्रकार से ये हमारा इंडिया है, हम विदेशों से कोई वस्तु खरीद रहे हैं, हमने विदेशों से कोई वस्तु मंगवाई, जब विदेशों से हमने कोई वस्तु मंगवाई तो ये हमारे लिए तो क्या हो गया, हमारा तो पैसा गया, खर्चा है, पर वहां का जो देश है, जिस भी देश से हमने मंगवाई है, तो उसके लिए क्या हो गई, ये आय हो गई, ये इनकम हो गई। हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये खर्चा हो गया। ठीक है ना। तो जब हम विदेशों से वस्तुएं खरीदते हैं तो हमारे देश का वह व्यय है, मतलब खर्चा है, तथा ये विदेश की क्या है, आय है, इनकम है। इसलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है हमारे देश में घरेलू वस्तु और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। इसलिए विदेशी वस्तुओं की जो खरीद और आयात होता है उससे हमारे देश में घरेलू वस्तु और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। जब हम लोग विदेशों से कोई सामान मंगवा रहे हैं तो अब विदेशों से कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा घर से जो हमारे देश के अंदर जो वस्तु और सेवा है उसकी मांग, उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ, जैसे मान लीजिए आज आप घर में 2 भाई बहन हैं, ठीक है, मान लिया। अब आज आपके पापा ऑफिस से आते हुए कह रहे हैं कि हेलो बेटा, मैं आज आप लोगों के लिए ना 2 बर्गर लेकर करके आ रहा हूँ, ठीक है, 2 बर्गर लेकर करके आ रहा हूँ। तो अब आपने जैसे सुना कि पापा 2 बर्गर लेकर करके आएंगे, मम्मी को बोलेंगे मम्मी आज हम लोग रोटी वोटी नहीं खाएंगे, एक रोटी बनाना, ज्यादा नहीं खाएंगे, पापा बर्गर ला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब बाहर से कोई चीज आ रही है ना तो घर में जो चीज थी ना उसकी डिमांड कम हो गई। तो इसी प्रकार से है कि हमने बाहर से जब कोई सामान मंगवा लिया तो फिर जो घर के घरेलू देश के अंदर जो वस्तु सेवा बन रही है उनकी डिमांड कम हो जाती है। आसान से एग्जांपलों से मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है, तो अब आप याद रख सकते हैं चीजों को। इसी प्रकार विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यातों से हमारे देश को आय प्राप्त होती है जो हमारे देश में वस्तु और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि करती है। अब क्या हो रहा है कि जब हमारे देश से कोई सामान बाहर जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा, बोलो, जा रहा है, तो अब हमारे देश से बाहर जा रहा है तो हमारे पास क्या होगी, आय आएगी, इनकम आएगी। और जब हमारे देश में इनकम आएगी तो सीधी सी बात यह है ना कि हमारा यहाँ पे और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एडी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी ना हमारी, क्योंकि तो पहली बात तो क्या है, जब हम ही दुनिया को बेच रहे हैं तो हमारे सामान अच्छा ही होगा, तभी हम सब लोग भी खरीदेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश से वो सामान जब बाहर गया है इसका मतलब यहाँ पर और भी प्रोडक्शन की डिमांड होगी, सब और प्रोडक्शन यहाँ बढ़ाया जाए, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एडी ऑटोमेटिकली देश का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना बच्चों। चालू खाते में संतुलन, ठीक है। अब चालू खाते में बैलेंस को देख लेते हैं। चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतानों के बराबर होती है। तो पहली बात देखो, चालू खाता बैलेंस पे कब रहेगा, बैलेंस पे कब रहेगा, जब इसमें चालू खाता प्राप्तियों का मतलब क्या है, हमने जो प्राप्त करा है, हमने जो प्राप्त कर लिया है, जो हमारे पास आ गया है, वो किसके बराबर हो जाएगा, चालू खाता भुगतान के बराबर, चालू खाता भुगतान के बराबर। मतलब संतुलन में अपन लोग कब है, जब हमारे पास चालू खाता प्राप्तियों का मतलब क्या है, जब हमने कोई सामान बेचा है, बेचा तभी तो आप पैसा लोगे ना, तभी तो आप पैसा लोगे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं निर्यात, ठीक है,
चालू खाता भुगतान, भुगतान किस चीजों के लिए करोगे? जो आपके पास आया है उसी के लिए भुगतान करोगे, मतलब आयात। मतलब जहां पे निर्यात का अमाउंट और आयात का अमाउंट, निर्यात मूल्य लगा लीजिए और आयात मूल्य लगा लीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? चालू खाता हमारा बैलेंस में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, चालू खाते के आधिक्य का अर्थ है कि एक देश को अन्य देशों से लेना है। मतलब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा आधिक्य का मतलब क्या है? निर्यात हमारा ज्यादा है, निर्यात ज्यादा है और आयात हमारा कम है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सामान जो बेचा है वो ज्यादा बेचा है, हमारे पास प्राप्तियां ज्यादा हुई हैं और हमने अदायगी मतलब जो भुगतान करा है वो कम करा है। चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि देश अन्य देशों के ऋणी हैं। तो अब चालू घाटे का मतलब क्या है कि हम ऋणी हैं, तो हमारे यहाँ पे निर्यात जो है वो कम हो जाएगा और आयात ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमसे ज्यादा जो देश, भारत का जो देश है वो ज्यादा पैसे अभी हमसे मांगता है, हम उसको कम बेचते हैं, हमारे पास कम पैसा आता है। ओके, अब चालू खाते के संतुलन के दो धारक हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से इसमें दो होते हैं। चलिए, अब चालू खाते के दो धारक या दो धारक कौन से हैं देखिए। एक है बच्चों व्यापार संतुलन। क्या है? व्यापार संतुलन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। BOT। दूसरी तरफ आ जाता है आदर्श्य या जो इनविजिबल है, जो चीज दिखती नहीं है ऐसा। तो आदर्श्य में इनविजिबल जो आइटम्स है उनको आ जाता है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये भी आगे अपन चर्चा करेंगे। चलिए, व्यापार संतुलन BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में निर्यातों और आयातों के मूल्यों की अंतर है। मतलब किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में, जनरली एक साल के अंदर, निर्यात और आयात के जो मूल्य है उसमें जो अंतर है उसको दर्शाता है कि साहब निर्यात का और मूल्य का, जो निर्यात और आयात का जो मूल्य है उसमें अंतर कितना है, उसमें डिफरेंस कितना है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगर निर्यात ज्यादा है, निर्यात मूल्य ज्यादा है, आयात मूल्य कम है, तो आप फायदे में हो। आयात मूल्य ज्यादा है, निर्यात मूल्य कम है, तो घाटे में हो। निर्यात मूल्य आयात मूल्य दोनों बराबर है, मतलब आप बैलेंस में हो, संतुलन में हो। वस्तुओं के निर्यात को BOT में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को BOT में डेबिट किया जाता है। इसका व्यापार संतुलन भी कहते हैं। देखो, वस्तुओं के निर्यात, अब जैसे आप लोग जब बैंक अकाउंट खुलाओगे ना, और जब बैंक अकाउंट खुलाओगे और उसमें पैसा आएगा ना, तो उसमें लिखा जाएगा दिस अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट लिखा जाएगा, मतलब वो पैसा आपके पास आया, फिर आपने निकलवा लिया। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये आए और आपने उसमें से 2,000 रुपये निकलवा लिए, फिर आपके पास मैसेज आएगा 2,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपके पास आया है। मतलब मैं सीधा सा ऐसा आपको और आसान भाषा में याद करवा सकता हूँ। क्रेडिट किससे शुरू होता है? C से। C फॉर क्रेडिट, C फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, हमारे पास ज्यादा इकट्ठा हो गया, ज्यादा पैसा इकट्ठे हो गए, तो C फॉर क्रेडिट, C फॉर कलेक्शन। D फॉर डेबिट, D फॉर डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कट जाना। D फॉर डेबिट, D फॉर डिडक्शन, कट गया है, ऐसा डिडक्ट हो गए, पैसे कट गए। तो अब देखो, वस्तुओं का निर्यात, तो वस्तुओं का निर्यात करने का मतलब है कि हमारे पास पैसा आया है या गया है, तो आप बोलोगे सर आया है। तो जब पैसा आया है तो कलेक्शन बढ़ा है पैसों का, तो पैसों का कलेक्शन बढ़ा है, तो किस में जोड़ेंगे? क्रेडिट में जोड़ेंगे। BOT एक प्रकार से हमारा अकाउंट है, तो उसमें हम क्रेडिट में जोड़ते जा रहे हैं। और अब जब हमने आयात किया है, तो आयात किया तो बच्चा बताओ पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, तो आप बोलोगे सर डिडक्ट हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब कम होता जा रहा है तो किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा ना बच्चा, ये डेबिट में चला जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन के रूप में जानते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड के रूप में जानते हैं, जहां पर क्या है कि जो भी निर्यात मूल्य आयात मूल्य का अंतर आएगा उसकी चर्चा यहां पर होगी। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उसका जो मूल्य है वो क्रेडिट किया जाता है BOT अकाउंट में या डेबिट किया जाता है। BOT को संतुलित कहा जाता है जब वस्तुओं के निर्यात वस्तुओं के आयात के बराबर होता है। तो ये तो देखो कितनी बार अपन पढ़ चुके हैं।
संतुलित कब होगा? जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य के बराबर होगा। मतलब आपने जितना पैसा कमाया उतना ही आपने दे दिया, तो क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट हो जाएगा। बीओटी में आधिक्य अथवा व्यापार आधिक्य तभी होता है जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करता है। मतलब जितना आयात मूल्य कर रहा है उससे ज्यादा निर्यात वो करे, एक्सपोर्ट करे, उस समय क्या होगा? आधिक्य में या सरप्लस में वो होगा। घाटे की बीओटी तब होगा जब कोई देश निर्यातों की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करे। अब वो ज्यादा आयात कर रहा है, मतलब पैसा डेबिट ज्यादा करवा रहा है, क्रेडिट कम करवा रहा है, तो फिर वो लॉस में होगा, घाटे में होगा। तो ये तो देखो, ये जो हमने वस्तुओं की और उसकी वस्तुओं की बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग निवल आदर्श मद, बीओटी की बात हो गई। निवल आदर्श मद, इसको हम लोग कह सकते हैं नेट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब क्या है? जो आपको दृश्य ना हो, जो दिखे नहीं, ठीक है ना। जैसे अपन कभी कभी कहते हैं ना, कुछ आदर्श शक्तियां होती हैं, जैसे हम कहते हैं ईश्वर है, आदर्श है, रहता है हमारे साथ है पर हमें दिखता नहीं है। ऐसे काफी और भूत प्रेतों के लिए भी कहते हैं, और वो ऐसा कर रहा था, कोई मेरा गला दबा रहा था, दिख नहीं रहा था, तो आदर्श हो गया, जो दिख नहीं रहा है, जो हमारे सामने नहीं आ रहा है। एक देश के एक निश्चित अवधि में आदर्श मदों के निर्यातों एवं आयातों के मूल्य के अंतर को होती है। तो पहले तो ये हमें पता लगा है कि आदर्श मद होते क्या है। आदर्श मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, हस्तांतरणों तथा आम प्रवाह शामिल होते हैं। तो इसमें क्या क्या है? सेवा आ रही है, मतलब देखो, अब हम लोगों ने चालू खाते में, जब हम लोग करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट में हमने क्या बात करी थी? हमने गुड्स की बात करी, सर्विसेज की बात करी, और हमने ट्रांसफर पेमेंट की बात करी। तो गुड्स तो जो है उसका पूरा किस में आ गया? बीओटी में आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ गया। सर्विसेज कैसी होती है बेटा? इनविजिबल होती है, इनविजिबल होती है, वो अदृश्य रहती है ना, अदृश्य रहती है, इनविजिबल हो रहा है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं, पर जो मैं सेवा दे रहा हूं वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, इनविजिबल है। आज आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूं, हवा पूरे ब्रह्मांड में है, सारी जगह है, पर वो इनविजिबल है। ले रहे हैं हम, फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, इनविजिबल है ना। तो उसी प्रकार से सेवाएं इनविजिबल है। तो इसमें सेवाएं हो गई हस्तांतरण, मतलब कोई आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई पेमेंट ले रहे हो, दे रहे हो, ये सब कुछ आम प्रवाही आ जाएगा। सेवाओं के व्यापार में उपदान, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, गैर उपदान आय दोनों शामिल की जाती है। उपदान आय में क्या क्या आता है? उत्पादन के साधनों जैसे व्यय, भूमि तथा पूंजी से प्राप्त निवल अंतरराष्ट्रीय आयों को शामिल किया जाता है। तो देखो, अब उपदान आय में क्या है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सबसे पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवल, नेट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो वहां काम कर रहे हैं, मतलब वहां से यहां पैसा आ रहा है, और वहां के लोग यहां काम कर रहे हैं, यहां से वहां पैसा जा रहा है। तो हमारे पास कितना है और हमने कितना दिया, ये प्लस माइनस कर करके हम पता लगा लेंगे, वो हमारा निवल अंतरराष्ट्रीय आय में आ जाएगा। सेवा उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर उपदान आय कहते हैं। अब सेवा उत्पाद जैसे जहाजरानी, शिपिंग हो गई, शिप की आप सेवा दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, पर्यटन दे रहे हो, सॉफ्टवेयर दे रहे हो, ये किस में आ जाएगी? प्राप्त निवल बिक्री को गैर उपदान आय में, नॉन फैक्टर इनकम में इनको काउंट कर लिया जाएगा। चलिए, अब मैं आपको एक चालू खाते का, करंट अकाउंट का बनवा देता हूं एक चार्ट। करंट अकाउंट में अब हम लिखते हैं सबसे पहले वस्तुओं में जो व्यापार हुआ है, वस्तुओं में व्यापार। दूसरा, सेवाओं में व्यापार। और तीसरा, अंतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट। अंतरण भुगतान, या आसान भाषा में हम इसको ट्रांसफर पेमेंट लिख देते हैं। अब वस्तुओं में व्यापार क्या हो सकता है? हम वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और हम इसको वस्तुओं को निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? उपदान आय आ जाएगी, उपदान आय और गैर उपदान आय। यह आपका पूरा एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप देख सकते हैं बेटा।
उपदान आए, गैर उपदान आए, तो इसमें जो वहाँ पे जो भी काम करे उसका पेमेंट, हमारे यहाँ पे कुछ विदेशी काम करे उनका पेमेंट, ये सब कुछ इसमें जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन आ जाएगा। और ट्रांसफर पेमेंट में क्या आ जाता है, ट्रांसफर पेमेंट वह होते हैं जिन पे हम बिना कोई गुड्स सर्विसेज दिए हमें पेमेंट मिलता है। जैसे कि आप इसमें ले लीजिए, कोई दान हमें दे रहा है, कोई गिफ्ट के रूप में अगर हमें कोई राशि मिल रही है, इस प्रकार से। ओके, तो ये चालू खाता, करंट अकाउंट के बारे में जानकारी थी। ओके, आज के लिए इतना ही। और ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए कक्षा 12 की शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज, जिसमें कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल का है, जिसमें आप लोगों को 24x7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, आपको क्लासेस की PDF, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराई जाएंगी मॉडल पेपर की तैयारी। ये सब कुछ नाम मात्र फीस में आपको मिलने जा रहा है। और लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें, टीम को बोले कि सर मैम हमारा इस सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, टीम स्टार्ट कर देगी। और आप डाउनलोड कर लीजिए आपका अपना एप्लीकेशन लर्निंग शेयर आर्ट्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। और आज के लिए इतना ही। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर आर्ट्स को ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि सारी नई जानकारियाँ वहीं मिलती है। और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।